सो है गैस, वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं पहली कंपनी के बारे में जिसका नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दीपक नाइट्राइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर पिछले कुछ टाइम की परफॉर्मेंस अगर देखोगे दीपक नाइट्राइट का, तो नो डाउट वो हमें डिसअपॉइंटिंग ज़रूर देखने को मिलती है। 52 वीक हाई से देखें तो गिरावट करीब हमें 33.7% के आसपास का देखने को मिलता है। अब इसका सबसे बड़ा क्रेडिट हम कंपनी के ग्रोथ को दे सकते हैं, जो कि पिछले 3 साल में आया ही नहीं है। अगर पिछले 3 साल का CAGR देखोगे प्रॉफिट का और रेवेन्यू का, तो उसमें आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। रेवेन्यू तो पिछले 3 साल में 21% CAGR से ग्रो हुई है, बट प्रॉफिट में नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले 1 साल की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ सिंगल डिजिट से ज़रूर रही है, बट प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर भी हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है। अब किसी कंपनी का प्रॉफिट अगर मान लो ग्रो नहीं करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका स्टॉक ग्रो कर जाए, इसकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी कम होती है। और पिछले 3 साल का स्टॉक प्राइस CAGR का परफॉर्मेंस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपको नो डाउट डिसअपॉइंट ही करेगा। 3 साल का नेगेटिव है, 3 साल का ज़ीरो है और 1 साल का नेगेटिव है। बट इस पीरियड में एक चीज़ अच्छी हमें देखने को मिली है, और वो है दीपक नाइट्राइट के प्रमोटर का इंटरेस्ट दीपक नाइट्राइट में। अगर पिछले 3 साल का पीरियड देखेंगे तो पहले प्रमोटर इस कंपनी का 45.72% स्टेक ओन करते थे, और अभी के टाइम पे अगर देखोगे तो 49.28% स्टेक ओन कर रहे हैं। पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपैरिजन करें तो कंपनी के प्रोमोटर की जो स्टेक्स हैं उसमें हमें स्लाइटली जंप देखने को मिली है। FIS की स्टेक में भी स्लाइटली जंप देखने को मिली है, और पब्लिक के स्टेक एज इट इज़ पब्लिक ने DIAS के स्टेक एज इट इज़ आपको मेंटेन देखने को मिले हैं, और पब्लिक के स्टेक स्लाइटली हमें गिरते हुए देखने को मिले हैं। तो FIS का इंटरेस्ट और प्रोमोटर का इंटरेस्ट पिछले कुछ टाइम में अगर देखें तो अच्छी नज़र आ रही है दीपक नाइट्राइट में। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है, तो देखो दोस्तों, अगर हम किसी भी सेक्टर की बात करें, कोई भी आप सेक्टर उठा लो, लाइक आप उठा लो बैंकिंग सेक्टर, तो उसको सबसे ख़राब टाइम कब मिलता है, जब उनके जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो ज़्यादा रहता है। उस केस में क्या है कि लोन उनके महंगे हो जाते हैं, जिस केस में उनके वॉल्यूम्स उतने ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते नहीं हैं लोन्स के। तो अल्टीमेटली उनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यू दोनों हमें बोल सकते हैं डी ग्रोथ रिपोर्ट करते हुए दिखते हैं या फिर स्लो होते हुए देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं केमिकल सेक्टर की, तो केमिकल सेक्टर अब बोल सकते हैं कॉमोडिटी मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहती है, क्योंकि कॉमोडिटी मार्केट अगर महंगा रहेगा तो अल्टीमेटली इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो ज़्यादा निकाल पाना काफ़ी मुश्किल होगा। अब हमें रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से रशिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगते हुए देखने को मिले थे, जिससे क्या है कि पूरे ग्लोबल मार्केट में ऑयल की शॉर्टेज देखने को मिली थी। अब इस केस में क्या है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस $120 पर बैरल को भी क्रॉस करते हुए दिखे थे। अब उसके बाद क्या हुआ है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो 100% आपको बढ़ते हुए देखने को मिले थे, तो उस केस में क्या है कि इनके जो रॉ मटेरियल कॉस्ट हैं वो भी बढ़ते हुए देखने को मिले, जिसके बाद कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो लगातार हमें गिरते हुए ही देखने को मिले। इस केस में कंपनी के रेवेन्यू तो बढ़े बट प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आई, क्योंकि मार्जिन्स पहले के मुकाबले कम देखने को मिला इस वजह से। बट अब क्या है कि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो 4 साल के लोएस्ट लेवल पे देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उम्मीद है कि अगले फाइनेंशियल ईयर, या फिर हम बोल सकते हैं इस फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात हो रही है, कंपनी 2025 के मुकाबले बेटर नंबर दिखा सकती है। इस वजह से लोगों का इंटरेस्ट जो है वो केमिकल कंपनीज़ में भी शिफ्ट हो सकता है। मैं किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है, बाकी आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। सो दोस्तों हाल ही में वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी बुलिश स्टेटमेंट हमें देखने को मिली थी 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर। देखो, वारी रिन्यूएबल उन सारी कंपनी में से एक है जिसका 2026 का फाइनेंशियल ईयर को लेकर गाइडेंस काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है।
कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया है कि ये 3500 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है और मैक्सिमम रेवेन्यू 4000 करोड़ तक देखने को मिल सकता है। अगर 2025 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो लगभग 1600 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है, यानी कि मोर देन डबल हमें कंपनी के रेवेन्यू दिख सकते हैं इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी कि 100% की ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर सकती है रेवेन्यू में और प्रॉफिट में भी। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें कंपनी ने इसलिए बोला है क्योंकि कंपनी के पास है फिलहाल एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, जिसकी एग्जीक्यूशन अगले 12 से 15 महीनों में ये कंपनी करती हुई नजर आएगी। अब 12 से 15 महीनों में जो एग्जीक्यूशन कंपनी करेगी उससे पोटेंशियल रेवेन्यू 3500 करोड़ के आसपास आ सकता है, उससे ज़्यादा ही आएगा। 3500 करोड़ कंपनी ने मिनिमम अपने नंबर्स दिए हैं, तो इस वजह से कुछ ऐसे बुलिश स्टेटमेंट हमें कंपनी की तरफ से सुनने को मिली है। बट इन सारी चीज़ों के पीछे का एक्चुअल में सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस कंपनी के ऑर्डर से ही हमें देखने को मिलती है। और वंस अगेन कंपनी से रिलेटेड एक न्यूज़ हमें देखने को मिली है जो कि ऑर्डर से रिलेटेड ही है, और वो कंपनी ने आज के दिन नोटिस के जरिए अपने शेयर होल्डर को बताया है। फिलहाल कंपनी को मिल चुका है लेटर ऑफ अवार्ड यानी कि LOA, जिसके बदले कंपनी 94 मेगावाट AC और 131.6 मेगावाट DC ऑर्डर्स ले रही है। अब ये ऑर्डर का जो वैल्यू है वो उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है जितना बड़ा हमें कंपनी के पहले ऑर्डर्स देखने को मिलते थे। आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ऑर्डर वैल्यू देखने को मिलता है आपको यहाँ पर, और उसके जो एग्जैक्ट नंबर है वो 114 करोड़ का है, यानी कि 114 करोड़ के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी ने लिया है। और बोल सकते हैं ये ऑपरेशनल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मेंटेनेंस का भी कंपनी का काम वगैरह रहेगा। और ये एक सोलर पावर प्रोजेक्ट है जो कंपनी की EPC सेगमेंट्स के अंडर आती है। तो ये एक काफ़ी बड़ी अपडेट थी। अगर आप वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के इन्वेस्टर हैं तो, इन्वेस्टर नहीं है इग्नोर भी कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन ये नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड। अगर आज के दिन की बात करें तो पूरे रेलवे सेक्टर में ही काफ़ी ज़बरदस्त आपको हरियाली देखने को मिल रही है, जिसमें टीटागढ़ का नाम सबसे ऊपर देखने को मिलेगा क्योंकि सबसे बड़ी तेज़ी इसी कंपनी में देखने को मिली है। अब इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिली है तो क्या इसके पीछे का कोई स्पेशल न्यूज़ है? तो नहीं दोस्तों, कोई न्यूज़ वगैरह तो सुनने को नहीं मिल रहा है, बट किस रीज़न से तेज़ी आ सकती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर टीटागढ़ को देखोगे तो 52 वीक हाई से 52.3% के आसपास की गिरावट इसने दिखाया है। बट क्या इस पीरियड में कंपनी के नंबर्स हमें ख़राब देखने को मिले हैं? तो ऐसा नहीं है। कंपनी के ग्रोथ हमें स्लो ज़रूर होते हुए देखने को मिले हैं, बट ऐसा नहीं बोल सकते कि कंपनी के नंबर्स हमें ख़राब होते हुए देखने को मिले हैं। ग्रोथ स्लो कंपनी का इसलिए हुआ है क्योंकि अभी के टाइम पे कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको कंपनी फुल्ली यूटिलाइज़ कर चुकी है, और फुल्ली यूटिलाइज़ कर चुकी है तो कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को जब तक बढ़ाएगी नहीं तो कंपनी को रेवेन्यू बढ़ाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। अब इसके लिए क्या है कि कंपनी अपने कैपेक्स वाले फेज़ पे चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि गिरावट जो हुआ है वो सिर्फ वैल्यूशंस को देखकर ही हुआ है, ना कि कोई नेगेटिव कंसर्न की वजह से। अच्छे खासे कंपनी के पास ऑर्डर बुक हैं, और अभी रिसेंट में कुछ बड़े ऑर्डर्स की भी न्यूज़ हमें सुनने को मिली थी। इसमें बताया ये गया था कि टीटागढ़ ने बोल सकते हैं 24,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लिया है इंडियन रेलवे से, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वंदे भारत स्लीपर को लेकर है। तो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट्स तो कंपनी को मिल रहे हैं, कंपनी के पास अच्छे ऑर्डर बुक भी है, बट उसके एग्जीक्यूशन के लिए कंपनी को प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, और उसी पे कंपनी अभी ध्यान दे रही है। इस वजह से कंपनी के नंबर्स आपको पिछले एक साल में स्लो होते हुए देखने को मिले हैं। बाकी और कोई नेगेटिव न्यूज़ कंपनी से रिलेटेड सुनने को मिली नहीं है। बट इसी पीरियड में देखो दोस्तों, आपको पूरे मार्केट में ही वैल्यूशंस की करेक्शंस देखने को मिली थी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो माल बेचा था वो FIS ने बेचा था। FIS अब पिछले कुछ टाइम से जो है वो बेच नहीं, खरीद रहे हैं। अब FIS खरीद रहे हैं तो मेनली उन सारी कंपनीज़ में बाइंग हो रही है जो कंपनीज़ पिछले कुछ टाइम में अच्छी खासी गिरावट दिखाई है, उसके वैल्यूशंस आपको अच्छे खासे लेवल पे दिख रहे हैं पहले के कंपैरिजन में। तो इस वजह से पिछले कुछ टाइम में आपको इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि FIS का कंटिन्यू इंटरेस्ट आपको इंडियन मार्केट में अब अच्छा देखने को मिल रहा है। मैं आपको टीटागढ़ से रिलेटेड कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैंने सिर्फ आपको रीज़न बताने की कोशिश की है कि मार्केट में जो पिछले कुछ टाइम में बड़ी बड़ी तेज़ी दिख रही है उस तेज़ी के पीछे का क्या रीज़न हो सकता है। पहले भी वैल्यूएशन रीज़न था, अभी भी वैल्यूएशन रीज़न है, बट फ़र्क इतना है पहले बिक रहा था महंगे वैल्यूएशन की वजह से, और अभी FIS खरीद रही है सस्ते वैल्यूएशन की वजह से। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों अगर निफ्टी की ही बात करें तो पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड देख लो। निफ्टी ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी करेक्शंस दिखाए थे, क्योंकि निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स 22 के भी ऊपर देखने को मिलता था, बट अभी वो एक रीज़नेबल जोन में है। तो इसका मतलब यहाँ पर है कि आप मार्केट में उतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन वाला जो खतरा था वो पूरी तरह से टल चुका है, ऐसा भी हम कंसिडर कर सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों कोफोर्ज, IT सेक्टर की कंपनी है। रिसेंटली Q4 के बाद अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली थी। साथ में कंपनी ने 1:5 की रेशियो में स्प्लिट जो दिया था
उसका रिकॉर्ड डेट वगैरह भी कंपनी ने सेट कर दिया था, जो कि 4 जून का है। यानी कि इस डेट से पहले जो भी शेयर होल्डर कंपनी का होगा वो पूरी तरह से एलिजिबल होगा स्प्लिट के लिए। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं है इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चला लाइक कीजिए, पहले सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने बहुत बहुत शुक्रिया।